बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर ईओयू का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी कड़ी में दरभंगा केवटी के भ्रष्ट बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के 6 ठिकाने पर ईओयू की टीम की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर आय से लगभग 81% से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। चंद्रमोहन पासवान के दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास और व्यवसायिक भवन, बाबू बरही मधुबनी के पैतृक आवास और व्यवसायिक भवन पर एक साथ टीम ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चंद्रमोहन पासवान पर 89,13,500 रुपए से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। पूरी खबर ईओयू कार्यालय से दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। है आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में आज जो है ईओयू की टीम दरभंगा जिले के केवट प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि वीडियो चंद्रमोहन पासवान के 6 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी शुरू की है और इस तलाशी अभियान जो है वो सुबह से चल रही है। बताते ये चले कि चंद्रमोहन पासवान के ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और इसको लेकर के ईओयू की टीम ने निगरानी की विशेष अदालत जो मुजफ्फरपुर है वहां से तलाशी जो वारंट है वो हासिल किया और उसी वारंट के आधार पर आज चंद्रमोहन पासवान के 6 अलग अलग ठिकाने जो हैं वहां पे तलाशी अभियान कर रही है। बताते ये चले कि चंद्रमोहन पासवान पर कुल 89,13,500 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो इनके ज्ञात आय से लगभग 81.3% अधिक बताया जा रहा है। चंद्रमोहन पासवान के दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास एवं व्यावसायिक भवन के साथ साथ बबुराही मधुबनी के पैतृक आवास और व्यावसायिक भवन तथा केविट दरभंगा स्थित कार्यालय जो है सरकारी कार्यालय वहाँ पे जो है ये छापेमारी चल रही है। कुल 6 ठिकानों पर ये छापेमारी की जो कार्रवाई है चल रही है। तलाशी अभियान जो है वो किया जा रहा है और तलाशी की कार्रवाई जो है वो पूरी होने पर विस्तृत रिपोर्ट जो है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से साझा किया जाएगा। लेकिन बताते ये चलें कि बिहार सरकार लगातार जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये खुली छूट दे रखे हैं जांच एजेंसियों को, चाहे वो आर्थिक अपराध इकाई हो, विशेष निगरानी इकाई हो, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हो, सभी को ये खुली छूट और संदेश दे रखे हैं कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जांच करिए, उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, शिकंजा कसिए। और इसी क्रम में लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है एक अधिकारियों को जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। तो आज भी जो है वो चंद्रमोहन पासवान जो है उनके ठिकानों पर 6 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है और उनसे भी ये सवाल तलब किया जा रहा है कि आपने ये कुछ संपत्ति जो है वो कैसे हासिल किया, इसका स्रोत क्या है, ये बताइए। तो अब देखना है कि चंद्रमोहन पासवान जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है उसके सामने क्या कुछ कहते हैं अपने बचाव में। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ईओयू की टीम दरभंगा के बहादुरपुर स्थित आवास और व्यवसायिक भवन, मधुबनी के बाबू बरही स्थित पैतृक घर, केवटी प्रखंड कार्यालय और सरकारी आवास समेत कुल 6 ठिकानों पर तलाशी ले रही है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अलग अलग टीम बनाकर तलाशी अभियान चलाया जाता हुआ और इसके अलावा सीतामढ़ी सहित कई जगहों पर यह जांच इस वक्त चल रही है। संपत्ति मामले में दरभंगा के केवटी प्रखंड के बीडीओ पर ईओयू का छापेमारी जारी है। अभी हम खड़े हैं बहादुरपुर स्थित उनके आवास पर और आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो दिख रहा है ये जो मॉल बनाया गया है उनके एक रिश्तेदार के द्वारा यहाँ पे मॉल बनाया गया है। वहाँ भी ईओयू की टीम जो है पूछताछ कर रही है और छापेमारी कर रही है और उसके जस्ट पीछे जो है उनका आवास है। ये बहादुरपुर प्रखंड स्थित जो है इनका अपना निजी आवास है। वहीं केवटी के सरकारी आवास पर उनके मुख्यालय पर भी जो है टीम पहुंची हुई है। आपको बता दें कि टोटल 6 ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी जो है वहां भी छापेमारी है और सीतामढ़ी में भी बताया जा रहा है। और लगातार टीम जो है फाइलों और कागजों को खंगाल रही है जिससे चल और अचल संपत्ति का पता लगाया जा सके। जो सामने टीम को जो सूचना मिली उसके अनुसार 89,13,500 रुपये आय से अधिक संपत्ति, लगभग 81.03% जो है इनके पास ज़्यादा संपत्ति होने की बात सामने आ रही है। वहीं वीडियो चंद्रमोहन पासवान का ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये बहादुरपुर स्थित उनका आवास है और टीम अंदर है। लगभग 7 बजे से ये छापेमारी शुरू की गई थी। स्थानीय जो पुलिस है उनका सहयोग लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है।
अभी चूंकि जो है वो इसी आवास पे मौजूद हैं और उनसे टीम लगातार पूछताछ कर रही है। वो आवास के अंदर ही हैं और टीम को सहयोग भी कर रहे हैं और उनसे पूछताछ भी जारी है। कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर टीम को क्या सफलता मिली और जो उन पर आरोप है उसकी सत्यता कितनी हो पाती है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। पटना में ठेकेदार ऋषु श्री के ठिकाने पर आज विशेष निगरानी इकाई की टीम ने धावा बोला और सुबह सुबह ही एसवीयू की टीम मीठापुर स्थित कामता राम सखी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 5A में छापेमारी करने पहुंच गई। एसवीयू के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ऋषु श्री के यहां शुरू हुई ये तलाशी की कार्रवाई लंबी चल सकती है। ऋषु श्री पर सरकारी ठेके में हेराफेरी कर अपनी कंपनी को करोड़ों का लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है और इस बाबत इस वक्त विशेष निगरानी इकाई की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया जाता हुआ। ठेकेदार ऋषु श्री के ठिकाने पे जो है एसवीयू की छापेमारी चल रही है, तलाशी अभियान चल रही है और ये देख सकते हैं कि ये ऋषु श्री का ये फ्लैट है 5A, ये जो अपार्टमेंट है कामता राम सखी इनक्लेव, इसके ये 5वां तल्ला पे 5A अपार्टमेंट है जहाँ पे एसवीयू की टीम जो है वो पहुँची है और ऋषु श्री के ऊपर जो आरोप हैं वो ये है कि सरकारी ठेके में जो है वो सरकारी जो अधिकारी हैं आईएएस अधिकारियों से मिलकर के सरकारी जो ठेका होता है उसमें हेरा फेरी करना और अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाना, साथ ही साथ जिन आईएएस अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त होता था, जानकारी मिलती थी सरकारी ठेका के संदर्भ में, जिसको हेरा फेरी करके ऋषु श्री जो है वो करोड़ों की संपत्ति इन्होंने जो बनाया है, इसका एक हिस्सा जो है वो उन आईएएस अधिकारियों को भी दिया करते थे जो इन्हें जानकारी साझा करते थे सरकारी टेंडर को लेकर के, यहाँ तक कि विदेश टूर भी कराने का आरोप है। और इस मामले में ईडी भी जो है वो अपने स्तर से छानबीन की है। ईडी ने इनके जो विभिन्न ठिकाने हैं पटना, मुजफ्फरपुर के अलावा जो है दूसरे राज्यों में जो ठिकाने हैं, सूरत है, उसके अलावा दिल्ली है, उसके अलावा पंजाब है, कई ठिकाने जहाँ हैं वहाँ पे भी रेड पिछले वर्ष की है और ईडी के जो है पत्र के बाद ही जो है एसवीयू में मामला दर्ज हुआ था। एसवीयू की टीम जो है वो आज सुबह इनके ठिकाने पे पहुंची है और यहाँ आकर के जो रेड है, छापेमारी तलाशी की जो कार्रवाई है वो ईडी ने पहले किया था और आज एसवीयू की टीम जो है वो सुबह पहुंची है यहाँ पे और आकर के इनके जो ठिकाने हैं यहाँ छापेमारी तलाशी जो है वो इनके द्वारा एसवीयू के ऑफिसरों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तलाशी जब पूरी होगी तो विस्तृत जानकारी एसवीयू की तरफ से दिया जाएगा, ये ऐसा एसवीयू के अधिकारियों का कहना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, देश में एसआईआर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया। निर्वाचन आयोग ने शक्तियों के बाहर कोई काम नहीं किया है, एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साझा की जाती हुई, जिसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का काम है, देश भर में ये एसआईआर जो है वो चलता रहेगा। एसआईआर प्रक्रिया में कहीं कोई भी खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही साथ ये भी तय कर दिया कि एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया का पालन लोगों को करना होगा, जो नियम तय किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का किसी तरह से कोई दुरुपयोग नहीं किया है और इस फैसले के साथ ही स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। अदालत ने इस बात को भी माना कि निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया अपने पूरे प्रक्रिया के अनुरूप ही की है, संवैधानिक अधिकारों के तहत ही की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है, वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद ईसीआई का पहला बयान सामने आया है, जिसमें ईसीआई मतदाताओं के साथ था और हमेशा रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, ईसीआई मतदाताओं के साथ था और ईसीआई हमेशा मतदाताओं के साथ रहने वाला है। राष्ट्र सेवा के लिए
पहला कदम मतदान का होता है और वही ईसीआई की तरफ से हमेशा से किया जाता रहा है और अनवरत वही होने वाला है। तो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। जो है वो एसआईआर को जो है वो एक मुद्दा बना करके जो ये लोग चुनाव के मैदान में गए थे, तो क्या हुआ था, चुनाव के मैदान में चारों खाने चित जनता ने कर दिया। इनकी जो ये धूर्ततापूर्ण धुन थी वो जनता ने धूल दूषित कर दिया। अब जो है वो जो एसआईआर है वो कोई नई नवेली न तो योजना है न नई नवेली पहल है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो निरंतरता के साथ अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। चुनाव आयोग का अधिकार है, इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संवैधानिक संस्था है, लगातार एसआईआर कोई आज से हो रहा है ऐसा नहीं है, वर्षों पहले भी एसआईआर हुआ था। जो डबल डिजिट जिसमें दो बार जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, या परमानेंट शिफ्टेड हो गए या मृत्यु हो गई, या ऐसे कोई घुसपैठिए हो, रोहिंग्ये हो, ऐसे लोगों को नाम काटा छाड़ा जाता है। और वही काम पूरे देश में भी हो रहा है। बिहार में भी हुआ था, जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का आप जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। बंगाल में भी बहुत हल्ला हुआ, बंगाल में भी सुपड़ा साफ हो गया जिन लोगों ने हल्ला किया। अब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताया। एसआईआर की प्रक्रिया देश के लिए और संवैधानिक मूल्यों पर है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा कही गई। और विपक्ष की वैसी मानसिकता का अंत हुआ जो लगातार बाहरी लोगों को देश में प्रश्रय देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर के माध्यम से ना किसी को नागरिकता मिलती है और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जाती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पर फैसला दे दिया है। अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि और पलायन, इन दो वजहों से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है और एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल ही सही दिशा में है। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर जमीन पर अब दिखने लगा है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है और बीते 10 दिन में 8 एनकाउंटर अभी तक हो चुके हैं। कल खगड़िया तो आज पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। चरमा इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात अपराधी को पैर में गोली मारकर घायल किया, जबकि उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है। घायल अपराधी की पहचान मनेर निवासी अजय पासवान के तौर पर की गई। यहां 10 दिन और 8 एनकाउंटर, 20 मई को समस्तीपुर में, 19 मई को पटना, 18 मई को सिवान और 18 मई को ही पटना में एनकाउंटर किया जाता है। और ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर कई मामले, जिनमें बैंक डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी। इसी की सूचना पुलिस के पास पहुंची और अपराधी को मसौढ़ी थाना क्षेत्र में सोना चांदी की दुकान में लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना से पहले ही धर दबोचा गया। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी की निगरानी में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन हुआ और टीम ने चरमा इलाके में इन अपराधियों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और इसी दौरान अपराधियों की गोली पुलिस गाड़ी में लगती है, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और इसी जवाबी कार्रवाई में गोली अपराधी अजय पासवान के पैर में लगी। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मसौढ़ी थाना अंतर्गत आज सुबह कुछ अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। मामला करीब सुबह की 4:20 का है। पहले से इंटेल था कि 2 अपराधकर्मी जो पहले 20 से भी अधिक मामले में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह में अपराधी रहे और इंटर स्टेट क्रिमिनल रहे। इनका आपराधिक इतिहास बिहार का भी है, झारखंड का भी है और भी आपराधिक इतिहास हो सकते हैं जो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंटेल था कि ये मसौढ़ी एरिया में सोने चांदी की दुकान में इनका लूट का प्लान है। इनकी पहले से पुलिस लगी हुई थी। पुलिस को इनपुट मिली कि इस रास्ते से अभी रात को गुजर सकते हैं, कोई इनका प्लानिंग था आज लूट वगैरह करने का। इसी बीच में जब पुलिस की गाड़ी आते
इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। उसमें से एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी लगी है। एफएसएल की टीम के द्वारा पूरा जांच किया गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से भी 1 राउंड फायरिंग की गई, तो एक अपराधकर्मी के पैर में। और अब बात बकरीद की, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। पटना में आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें गृह सचिव कुंदन कुमार, डीजीपी विनय कुमार, डीजी कुंदन कृष्णन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों को हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सभी जिलों को अलर्ट किया गया है और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ लोगों से आपसी भाईचारा शांति बनाए रखने की अपील की गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बकरीद है और बकरीद कल पूरे बिहार में, पूरे देश में मनाया जाएगा। व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसको लेकर के क्या गाइडलाइन जारी की गई? देखिए, सभी पुलिस अधीक्षकों को जो पीछे घटनाएं हुई हैं उनके बारे में सेंसिटाइज करते हुए पूरी व्यवस्था अच्छी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया जा चुका है और अतिरिक्त बल की भी प्रतिनियुक्ति सभी जिलों में की गई है, खास करके उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए। और आज फिर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के स्तर से सभी पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारियों के साथ एक बीसी के माध्यम से बैठक भी हो रही है। अगेन उनको सेंसिटाइज किया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि शांतिपूर्वक त्यौहार, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, माहौल बना रहे, इसको लेकर के कुछ अपील लोगों से। सेक्युलर समाज में, सेक्युलर देश में सबको अपना अपना पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक मनाना चाहिए और इसमें सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। चलिए, तो ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे सुधांशु कुमार। कैमरा पर्सन मुनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। शिकारपुर के बनवरिया के मढ़िया गांव में जांच करने के लिए पहुंची हुई थी पुलिस टीम, जिस दौरान ग्रामीणों की तरफ से पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। इस घटना में एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल बताए गए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इन सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुन्ना राज, क्या वजह रही, आखिर ग्रामीणों ने क्यों विरोध किया पुलिस की इस कार्रवाई का? शिकारपुर के मढ़िया गांव में रास्ते को विवाद को लेकर शिकायत मिली थी और शिकारपुर पुलिस ने इसी रास्ते को विवाद को सुलझाने के लिए एक टीम के साथ वहां पहुंची थी और अचानक रास्ता विवाद सुलझ ही रहा था। तब तक एक पक्ष की ओर से बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आई और देखते ही देखते पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और इस हमले में अब तक एक एसआई समेत 3 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि बाद में पुलिस की दूसरी टीम वहां पहुंचती है और पूरे मामले को शांत कराया जाता है, लेकिन फिलहाल 16 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और करीब 20 अज्ञात लोगों को भी मामले में अभियुक्त बनाया गया है। तो पूरे मामले में लगातार पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिन में यह दूसरी वारदात है जब पुलिस की टीम कहीं पहुंचती है तो वहां अचानक से हमला हो जाता है और लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं और कानून हाथ में लेने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, हालांकि पुलिस की कार्रवाई होगा कि पुलिस की तरफ से इसे लेकर क्या कार्रवाई और कब तक की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में आसमान से आग बरस रही और कभी कभी यही आसमान तूफान बनकर जिंदगी भी उजाड़ रहा है। एक तरफ पारा जहां 46 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आंधी बारिश ने कई जिलों में कहर बरपा दिया और इस मौसम का असर अब सीधा लोगों की सांसों, घरों और जिंदगी पर नजर आता है। बिहार इस वक्त मौसम के दोहरे वार से जूझ रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी और लू तो दूसरी तरफ आंधी बारिश और तूफान सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खासकर दक्षिण बिहार में तापमान 42 से 46 डिग्री के बीच बना हुआ है। नवादा में भी तापमान लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। गर्मी का सीधा असर अस्पतालों पर भी दिख रहा है। स्किन डिजीज,
डायरिया, उल्टी दस्त और हीट वेव के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लंबी कतार लग रही है। डॉक्टर लगातार लोगों को तरल पदार्थ पीने और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। वहीं गर्मी से राहत देने के लिए मुंगेर में प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। नगर निगम ने शहर में 22 जगहों पर वाटर कूलर लगाए हैं ताकि लोगों को ठंडा पानी मिल सके। इसके साथ ही 2 राहत शिविर बनाए गए जहां टेंट की छांव में आराम और मेडिकल सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध है। सड़कों पर वाटर स्प्रिंकल मशीन से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि गर्मी और धूल दोनों से राहत मिल सके। अब आपको जल्दी गर्मी से बचाव के कुछ आसान तरीके बताते हैं। घर से निकलते समय सिर को ढक कर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। ORS और नींबू पानी का सेवन करें। हल्के और सूती कपड़े पहने। खाली पेट धूप में बाहर न निकलें। लू लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। खगड़िया के गोगरी में आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। पेड़ गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया और एक गाय की मौत हो गई। तो वहीं मथार दियारा में ठनका की चपेट में आने से 2 बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और इसी तूफान की दूसरी तस्वीर मोतिहारी से आई है। सुगौली में फूस की झोपड़ी गिरने से अजीत कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। यानी बिहार में मौसम का हर रूप अब लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। कहीं गर्मी लोगों को झुलसा रही है तो कहीं आंधी बारिश लोगों की जिंदगी छीन रही है। हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन मौसम का ये डबल अटैक लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। देश में लगातार तापमान बढ़ रहा है। गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जितनी अधिक सावधानी बरत सकते हैं अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेट रखें। आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से ये अपील, भीषण गर्मी में प्यासे को आप पानी जरूर पिलाएं। और चलिए अब बात करते हैं आंधी बारिश से हुई तबाही की। तो मुंगेर में देर रात आए तेज आंधी और तूफान ने कई परिवारों की जिंदगी को जैसे प्रभावित कर दिया। कहीं दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई तो कहीं 100 साल पुराना बरगद का पेड़ घर पर आ गिरा। हादसे में कई लोग घायल हुए, कई घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चलें कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चंदन बाग में पड़ोसी के मकान की दीवार और एल्वेस्टर गिरने से पूनम देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति इसमें घायल हो गए। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। असरगंज में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ एक घर पर जा गिरा, जिसमें घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और एक महिला गंभीर रूप से घायल। जिले के कई इलाकों में आंधी और तूफान से नुकसान की खबर है। निवासी हैं, वहीं पे सब सोए हुए थे। भाभी भैया एक रूम में सोए हुए थे और हम लोग अपना रूम में सोए हुए थे। और आंधी तूफान आने के कारण जो है कि एल्वेस्टर पर अधवर रखा हुआ था, वही अधवर नीले गिर गया एल्वेस्टर शरीर के ऊपर, और शरीर के ऊपर गिरने के बाद ऐसा मतलब कि हादसा हुआ। आंधी में कब गिरलो? 2:30 बजे के बीच में। 100 वर्ष का था। पूरा केकरो कोई आहत के सूचना? हाँ, आहत के एगो तो पेशेंट हो गए थे, ले गए थे हॉस्पिटल मायागंज गया है। एगो लेडीज को पूरा घायल है। तो अपना बिहार के